जय हो। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कर्मभूमि रही ऐतिहासिक नगरी और इत्र के लिए प्रसिद्ध कन्नौज में। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जिला संयोजक अभिषेक पांडे जी। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में इन्होंने अपनी पार्टी को कैसे जीवित किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। इस क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। किसी को भी टिकट दे दिया जाए लोग जीत जाते थे। आखिर आपने और आपकी पार्टी ने ऐसा क्या किया कि ये पूरा क्षेत्र अब भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में है? देखो बस अब बात बताने की बताई जाए तो बताता हूँ। देखिए अभी तक क्या था, उनकी सरकार थी, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कुनबा उनका था। वो लोग गुंडई एवं अत्याचार के बलबूते पर अपने कन्नौज को, यहाँ के कन्नौज को अपना समाजवादी गढ़ घोषित करने में तुले हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर उनके लोगों का, उनकी जाति विशेष का यहाँ पर अत्याचार था। वो यहाँ पर जाति एवं सत्ता के बाहुल्य के कारण यहाँ पर अपना गढ़ साबित करते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पिछली जब से सरकार बनी है 2017 के बाद में, 2017 के बाद से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज जिले में एक तरह से बहुत ही विकास किया है। और विकास के बाद में आपने देखा होगा कन्नौज में जो भय व्याप्त था, कन्नौज में जो डर का माहौल था, वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। जो समाजवादी विचारधारा के गुंडे, अपराधी, उनकी मानसिकता के अपराधी, मजहबी अपराधी जो सत्ता के बलबूते पर, समाजवादी सत्ता के बलबूते पर यहाँ अत्याचार करते थे, उनका बिल्कुल यहाँ पर समापन हो चुका है। तो इसके बाद में यहाँ की जनता ने समाजवादी गढ़, जो समाजवादी गढ़ कहा जाता है, उसे मिटाने का काम किया है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मुख्य भूमिका यहाँ के क्षेत्रीय नेता आदरणीय सांसद सुब्रत पाठक जी के रूप में उभर कर सामने आई है। उनके साथ कन्नौज लोकसभा, कन्नौज जिला की जनता ने, जो लोग समाजवादी पार्टी का किला कहते थे, उनके साथ मिलकर उस किले की एक एक ईंट उखाड़ कर यहाँ से किले को नष्ट नाबूद कर दिया है। और यहाँ पर अब भाजपा का शासन कामयाब है, विकास भी हो रहा है। आप युवा हैं, युवाओं की अपनी समस्याएं होती हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा बिंदु है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि टीईटी की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी क्योंकि पेपर आउट हो गया था। अभी आपने बताया कि गुंडई खत्म की है। तो प्रश्न ये बनता है कि आखिर इतनी सशक्त सरकार होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? पेपर आउट हो जा रहा है, नए लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। युवा अपनी रोजगार की समस्या लिए घूम रहा है। क्या कर रही है इसमें सरकार? देखिए टीटी के पेपर की बात की जाए, आपने देखा होगा जिन अपराधियों ने उसमें एक तरह से सेंधमारी की थी, उस पेपर को लीक करने में अपनी भूमिका निभाई थी। आपने देखा होगा 24 घंटे नहीं बीते उन अपराधियों के घर खोदकर तालाब कर दिए गए। हमारी सरकार हर तरह के अपराध को रोकने में सक्षम है। और आपने देखा होगा रोजगार की बात करें तो हमारी सरकार ने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। और हमें लगता है कि जितने संसाधन होंगे उन्हीं के मुताबिक सरकार रोजगार देने में सक्षम होगी। अगर अन्य पार्टियां कहती हैं कि सरकार ने 2 करोड़ का वादा किया, 5 करोड़ का वादा किया, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में जन्म दर प्रतिदिन लगभग 75,000 की है। तो क्या हमें लगता है कोई सरकार 75,000 रोजगार दे सकती है? संसाधन के मुताबिक ही रोजगार मिलेंगे और मिलते आए हैं। अगला मुद्दा है किसान। किसान परेशान है, लोगों को खाद नहीं मिल रही, जानवर खेती चर जा रहे हैं। इसमें सरकार क्या कर रही है? देखिए जानवरों की बात करें तो जानवर में आपने देखा होगा, जानवर कहीं कोई सरकार छोड़ने नहीं आई है। ये सब जहाँ पर जानवरों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किसानों की फसलों में जानवर जहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक सुनियोजित ढंग से ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये सरकार को बदनाम करने के लिए दूसरे के खेतों में घुसेड़ देते हैं। और उसके बाद में हमें साफ साफ मानना चाहिए वो गौवंश जो है वो हमारा है, आपका है। इसकी समस्या का समाधान हम लोगों को मिलकर ढूंढना है। सरकार भी उस समस्या के समाधान में लगी हुई है। हर ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण कराया है। हमें लगता है 90 से 95% इन गौवंशों पर प्रतिबंध लग चुका है जो गौशालाओं में प्रतिबंधित हैं। गौशालाओं में उनकी सेवा हो रही है। खाद अपने आप में एक समस्या है। देखिए खाद की समस्या कही जाए तो खाद की मैं समस्या नहीं मानूंगा, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में बाबा जी की सरकार में आपने देखा होगा कहीं पर कोई समस्या नहीं हुई। ये चुनावी वर्ष है। हमें लगता है कहीं ना कहीं
कुछ सुनियोजित ढंग से हो सकता है कुछ ऐसे अधिकारी हों दूषित मानसिकता के, जो जनता के बीच में एक भ्रम फैलाना चाह रहे हों कि बाबा जी की सरकार हम किसानों को खाद नहीं मुहैया करा पा रही है। मैं इस विषय को विषय नहीं मानूंगा। किसान खुशहाल है। आप देखिए, धान की बात कीजिए, हमारे कन्नौज जिले में 57 केंद्र इस समय धान के चल रहे हैं। उन धान केंद्रों पर किसानों की धान खरीदी जा रही है, और वो भी बड़ी ही निरपेक्षता से धान खरीदी जा रही है। मतलब वहाँ पर कोई भी 0 पॉइंट भ्रष्टाचार है। किसान आए, अपना अंगूठा लगाए और अपनी धान बेचे। आप युवा हैं जी। पिछले 2 दिन से एक चीज आपने देखी होगी, एक कांग्रेस विधायक ने और आज समाजवादी सांसद ने महिलाओं पर कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए भाई साहब, आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इनके संस्कार में ही एक तरह से अराजकता, दूषित मानसिकता, एक तरह से अगर देखा जाए तो असंवेदनशीलता, ये लोग असंस्कारी लोग हैं। आप देखिए, कांग्रेस का वो कर्नाटक का विधायक कह रहा है कि अगर बलात्कार हो रहा है तो होने दीजिए, लेट कर मजे लीजिए। बताइए, एक पार्टी का कांग्रेस का विधायक इस तरह की बात करेगा तो हमें लगता है इससे बड़ा कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि उनका खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज दुनिया के बीच में पप्पू साबित हो रहा है, दुनिया की नज़रों में पप्पू है, तो हमें लगता है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू हो तो उसके विधायक और सांसद क्या गप्पू नहीं हो सकते? वो भी गप्पू हो जाएंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी की दूषित मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता, सब कुछ जग जाहिर है। आप देखिएगा, देश के CDS बिपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए, उनके साथ 13 जवान शहीद हो गए, उच्च स्तर के अधिकारी थे। आप एक बात बताइए, आपने स्वयं देखा होगा, क्या किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी नेता ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं उन्हें श्रद्धांजलि सभा देकर या कहीं पर 2 पुष्प उनके चित्र पर चढ़ाए? क्यों नहीं चढ़ाए? वो भाजपा के राष्ट्रीय CDS नहीं थे, वो एक किसी पार्टी के रक्षा तीनों सेनाओं के प्रमुख नहीं थे, वो देश के थे, वो हमारे आप सभी के थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें एक तरह से पाकिस्तानी, एक तरह से क्या कहा जाए कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हिंदुस्तान के पक्ष में घुसकर की थी। तो समाजवादी पार्टी का मतलब है कि वो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा। सेनाओं का सम्मान ये नहीं करते हैं। और रही बात शफीकुर रहमान की, तो वो तो विवादित चेहरा है, विवादित चेहरा ही नहीं बल्कि उन्हें मैं एक आतंकवादी कहूँगा। वो राजनेता के रूप में एक आतंकवादी हैं और बहुत बड़े आतंकवादी हैं। इनके जैसे लोगों को सरकार उठाकर जेल में डाल दे, पता नहीं कि किस समय देश में दंगा करवा दे। क्यों? अब आप चुनाव में जाने वाले हैं, कौन से चुनावी मुद्दे आपके पास हैं जिनके आधार पर आपको लगता है कि वोट मिल जाएगा? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ा मुद्दा बता दूं। हमें लगता है विकास तो कुछ ना कुछ हर सरकार करती है, लेकिन हमारी सरकार ने विकास ज़्यादातर किया है। जहाँ तक लोगों की सोच नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ तक विकास किया है। आप देखिए, अयोध्या का एक मुद्दा था। अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए 500 सालों से संघर्ष चल रहा था। मुगलों के समय से संघर्ष चल रहा था, अंग्रेजों के समय कोर्ट में मामला चलता रहा, लेकिन हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा 4 वर्ष नहीं पूर्ण हो पाए और मैंने मंदिर, हमारी सरकार ने बाबा जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो उसका क्रेडिट आप लोग क्यों ले रहे हैं? वो तो कोर्ट ने परमिशन दी, कोर्ट ने आदेश दिया, उसके अनुसार आपने बनवाया। ठीक है, मैं मानता हूँ कोर्ट ने किया। क्या अभी तक कोर्ट नहीं था? अन्य सरकारों में कोर्ट नहीं था क्या? इसका मतलब कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने कोर्ट को रोक रखा था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोर्ट को एक तरह से कोर्ट की सहायता नहीं की ताकि कोर्ट प्रतिबद्ध हो जाए मंदिर बनाने के लिए। बाबा जी की सरकार में संभव हो पाया। मायावती जी की सरकार ने ऐसा नहीं किया कि मंदिर का निर्माण हो। जबकि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में 1992 में मुलायम सिंह जी ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर। वो दिन आज भी याद है। सरयू नदी का जो रंग है वो लाल हो गया था, वो कार सेवकों के खून से लाल हो गया था। वो मुलायम सिंह एक हत्यारे की भूमिका में 1992 में सत्ता में थे, आपने देखा था। और आज वो कहते हैं मैं कृष्ण वंशज हूँ। क्या अखिलेश यादव अपने आप को कृष्ण वंशज कह सकते हैं? तो क्या ये माना जाए कि मंदिर मस्जिद मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे या विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये बड़े मुद्दे होंगे? देखिए, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और विकास, इन तीनों बिंदुओं पर मजबूती से काम किया है। उसके बाद में
धर्म की बात की जाए तो हमारी सरकार धर्म के साथ खड़ी है और धर्म के साथ आगे बढ़ रही है, और जब तक धर्म नहीं होगा तो विकास नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में लोग कह रहे थे धर्म धर्म धर्म, उन्होंने पहले हिंदुओं को मारा, उसके बाद वहाँ से जैन को भगाया, पारसी को भगाया, और फिर आपस में मर गए। अगर वहाँ पर धार्मिक एकता नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र देश नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर आतंकवाद पनप जाएगा। आप देखिएगा, अखिलेश यादव कहते हैं मैं कृष्ण वंशज हूँ, क्या वो कृष्ण वंशज हैं? नहीं कृष्ण वंशज, मैं उन्हें कृष्ण वंशज नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा भगवान कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, लेकिन आज हजारों साल करोड़ों साल बाद भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कारावास में है। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज भी उनकी जन्मभूमि कारावास में है। वो अपने आप को कृष्ण वंशज कहते हैं। अगर अपने आप को कृष्ण वंशज कहते हैं तो उनकी 5 साल तो अखिलेश यादव सत्ता में रहे, उससे पहले उनके पिताजी 2-3 बार सत्ता में रहे। इन्होंने क्यों नहीं मथुरा में मंदिर बनवाया? हमारी सरकार आने दो, मैं कोर्ट के साथ खड़ा होकर, हमारी सरकार कोर्ट के साथ खड़ा होकर मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण करवाएगी। तो ये थे युवा नेता अभिषेक पांडे जी। आपको कैसा लगा? इनके साक्षात्कार में कौन से बिंदु आपको लगे जो महत्वपूर्ण हैं? चुनाव के समय एक बार पुनः इनसे मुलाकात होगी। जय हो।